1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑल्दो ये सारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें हिस्ट्री के पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो हमारा पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। बिकॉज हिस्ट्री के पोर्शन में हमने ऑलरेडी हमारे कोर्स में, जो एनडीए का कोर्स हमने आईसीएस की प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा चुके हैं। जनरली आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे इसके लेक्चर के, तो आपको उस ऐप का लिंक मिल जाएगा और आपको दोनों कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, जिससे आप उस ऐप को, उस कोर्स को ख़रीद सकते हैं और उस कोर्स में हिस्ट्री पोर्शन में आप मेडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा फोकस होता है, तो हमने सबसे पहले उसको कवर किया है और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, ताकि इजीली आपको पता चल जाए कि कैसा पैटर्न होता है और कैसी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इसके साथ हम शुरू करते हैं कि आपका 1909 में एक्ट में क्या हुआ था। जनरली इस एक्ट को मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। उस समय पे लॉर्ड मोरले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो लंदन में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। एक तरह से जो वाइसरॉय होते थे, उनका रिपोर्टिंग चैनल या अपनी वो रिपोर्टिंग आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देते थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसका पूरा ब्यौरा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश क्राउन को देते थे 1858 के बाद से ही। तो जनरली उस समय पे ये आपके मोरले मिंटो जो भी थे, उनको अपॉइंट किया गया और मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में के नाम से इस एक्ट को जाना जाता है। इस समय पे जो आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे, अगेन वो 16 से 60 कर दिए गए। जब देखा, क्योंकि मैंने जो इतिहास बताया, इतिहास में उस समय पे भारत की आज़ादी के लिए इतने आंदोलन, इतनी चीज़ें चल रही थी, हर स्टेट में, हर प्रोविंसेस में कुछ ना कुछ चलता रहा, तो उसकी वजह से काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव, काफ़ी लॉजिस्टिक्स, काफ़ी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी आपकी चरमरा गई थी, जिसके वजह से मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई टू कंट्रोल द सिचुएशन और सारी चीज़ें, ताकि सुचारू रूप से, हर अच्छे ढंग से इस चीज़ का निपटारा किया जा सके। उस समय पे जो मैंने बताया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी तक हमने देखा था कि इसमें ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी दोनों में। ऑफिशियल मेंबर्स वही जो ब्रिटेन से अपॉइंट होके आते थे, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो जनरली वॉइसरॉय इंडिया में ही नॉमिनेट करते थे। लेकिन 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में आपकी ऑफिशियल मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी तो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी ही, लेकिन यहाँ पे जो बदलाव हुआ, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा हो गई आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर आपके ऑफिशियल, जहाँ से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर आपके मेंबर्स 8 नॉन ऑफिशियल हैं, तो आपके ऑफिशियल मेंबर्स 9 होंगे। लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर आपके ऑफिशियल मेंबर्स 8 हैं और आपके नॉन ऑफिशियल्स हमेशा उससे ज़्यादा रहेंगे, ताकि तभी तो इनकी मेजॉरिटी बनेगी। तो ये पहली बार मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया गया। For the first time, it started associating Indians with the Executive Council of Viceroy and Governors. सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अभी तक हमने जितने भी मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वो अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। मैंने बताया, गवर्नर और वाइसरॉय के आपके 2 काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। अभी तक सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही मेंबर्स नॉमिनेट हो रहे थे, लेकिन पहली बार 1909 के एक्ट में आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर रखा है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, उनको पहली बार इंक्लूड किया गया, एंड ही वाज ए लॉ मेंबर। कानून मंत्री टाइप के उनको पोर्टफोलियो दिया गया, जो हमने पहले पढ़ा था कि पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था 1909 में। एसपी सिन्हा जी पहले ऐसे इंसान थे, फर्स्ट इंडियन थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किए गए एज ए लॉ मेंबर। इस समय पे एक जो सबसे
दुखद या सबसे बड़ा जो बदलाव आया, ये आया आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या हुआ, 1905 में, अगेन इतिहास का एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1909 में लॉर्ड मिंटो ने, जो वाइसरॉय थे, उन्होंने जब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने ये बोला जैसे हिंदू और मुस्लिम्स, उन्होंने बोला जो भी मुस्लिम्स आपके लिए उसके लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए नॉमिनेट होंगे, उसको चुनाव के लिए सिर्फ मुस्लिम्स वोट कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट, किसी एरिया से कोई कैंडिडेट अगर नॉमिनेट होना है, वहाँ पे आपके हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, अगर वो कैंडिडेट अगर मुस्लिम वर्ग का है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही उनको वोट कर सकती है। और यहीं से अगर बात करें तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एक बड़ा बढ़ावा दिया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और सॉरी, इसीलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मिंटो ने कब किया, 1909 में किया, एंड हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो लॉर्ड मिंटो। तो ये चीज़ें याद रखने के लिए है, और यहीं से डिवाइड एंड रूल जो मैंने बताया आपको, ये शुरू हुआ, और हिंदू मुस्लिम्स के बीच का जो दूरियां थी वो यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। इसके बावजूद यहीं तक नहीं रुके वो, इसके बाद उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस दी। किस किस को? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वालों को, यूनिवर्सिटीज़, जमींदार्स, उनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी कि अगर वो भी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट था, उसमें सबसे बड़े बदलाव आपके कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के थे। इसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919। हमने अभी तक काउंसिल एक्ट पढ़े 1861, 1892 और 1909। इसके बाद दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, दैट इज 1919, और इसके बाद है 1935। जनरली 1919 और इस समय पे आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी और जो हमारी डिमांड्स थी इंडियंस की, वो बढ़ रही थी। 1909 से 1919 के बीच में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसी घटनाएं हुई। उसी समय पे 1915-16 के आसपास महात्मा गांधी जी भी आ गए थे और उन्होंने 2-3 जगह पर आंदोलन भी किया, और काफ़ी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी चीज़ें की गई। लेकिन उसके बावजूद जब 1919 में ये एक्ट आया, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, जैसे आज के दिन हम बोलते हैं कि ये स्टेट मैटर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, या फिर ये कंबाइन मैटर है, उन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड में कैटेगरी में। सबसे पहले सेंट्रल और प्रोविंसेस, उनके सब्जेक्ट्स को अलग किया, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, आपके ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। अब रिजर्व्ड जैसा कि नाम से ही है, इसमें सिर्फ वो एक्ट्स रखे गए, वो पोर्टफोलियो रखे गए जिसके बारे में गवर्नर या कोई भी मिनिस्टर्स, किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। उनका जो मन किया उन्होंने किया, उसके बारे में ना तो जनता या कोई भी उनसे कोई पूछताछ कर सकते हैं, या फिर ना तो वो किसी को अपनी इस बारे में बता सकते हैं। जैसे पुलिस, फाइनेंस, मिलिट्री, पॉलिसीज़, उनके बारे में ये जो टॉपिक्स थे ये इस लिस्ट में रखे गए, और ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सके। और ट्रांसफर्ड में उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी जिसके बारे में वो लायबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जनता उनसे पूछ सकती है। उसमें जैसे कि एजुकेशन, अब ब्रिटिशर्स को क्या फ़र्क पड़ता था कि इंडियंस पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने ट्रांसफर्ड कैटेगरी में रखा। और इसी सिस्टम को, जो डुअल स्कीम थी, उसको ही हम डायरकी बोलते हैं।
इसके बाद उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ। बाई कैमरलिज्म जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस ऐसे होते हैं, तो ऐसे ही एंड डायरेक्ट इलेक्शंस उस समय पे ये दो मेन चीज़ें हुई थी, बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। जैसे लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे विधानसभा, विधान परिषद। तो ये सारी चीज़ें जैसे एक स्टेट में दो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये चीज़ें शुरू की। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, इलेक्शंस का मतलब ये नहीं था कि सभी को वोट करने का अधिकार था जैसे कि आज के टाइम पे है। उस समय पे जिसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, या जो एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को ही इस चीज़ का हक था, वोट देने का हक था, और सिर्फ इसीलिए सिर्फ चुनिंदा लोग ही वोट दे सकते थे। इसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, जो आपके काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसमें से आपका एनडीए, सीडीएस भी एक है। ये आपका उस समय के प्रोविज़न में, एक्ट में इसको डिस्कस किया गया और 1926 में इसको शुरू किया गया। इसमें एक चीज़ बड़ी जो हुई, हाई कमीशन का एक ऑफिस बनाया गया लंदन में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उनके कुछ फंक्शंस, कुछ रोल्स, कुछ पावर्स हाई कमिश्नर को दे दी गई। और ये हाई कमिश्नर, जैसे आज के दिन हम बोलते हैं कि ही इज़ एम्बेसडर टू सो एंड सो कंट्री, लाइक ही इज़ एम्बेसडर टू फ्रांस, एम्बेसडर टू यूएसए, एम्बेसडर टू इंग्लैंड। तो ये हमारे आज के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाले ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये पोजीशन मिलती है। तो उस समय पे 1919 में एक ऑफिस लंदन में हाई कमिश्नर का भी बनाया गया। जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ 1909 में स्टार्ट हुई थी, लॉर्ड मिंटो ने जो स्टार्ट की थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, मुस्लिम्स को अलग एक उनको हक दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग बन गई थी, उनको वोटिंग राइट्स अलग से दिए गए थे। यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दी बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख। अभी तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स का था। उसके बाद 1919 में सिख, जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं, उनको दिया गया। एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इनको भी अलग अलग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था कि 1892 वाले में कि सिर्फ जो प्रोविंशियल मेंबर्स थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर, दे कैन डिस्कस बजट। बट यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को पावर दे दी गई टू इनेक्ट देयर बजट्स। वो अपना डिस्कस कर सकते हैं, अपना खुद का इनेक्ट बना सकते हैं बजट को। और इसको सेपरेट कर दिया था आपका प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से, क्योंकि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पावर देने के बाद वो अपना बजट खुद बना सकते थे। तो यहाँ पे उनको ये पावर दे दी गई। इसके बाद जैसा कि 1909 में, फिर 1919 में, तो जो नेक्स्ट एक्ट आना था 1929 में, उस समय पे क्या हुआ, इन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया, वैधानिक कमीशन, टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। मैंने ब्रैकेट में साइमन कमीशन लिखा हुआ है। जनरली क्या हुआ था, नेक्स्ट जो एक्ट आना था वो 1929 में आना था। तो उस समय पे क्या किया कि एक गठन किया गया साइमन कमीशन का, जो सर जॉन साइमन थे, उनके नाम से ये कमीशन आया। अब उस वर्किंग की रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी, लेकिन ये 1927 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। जो चीज़ 1929 में आनी थी, 1927 में इनको बुलाया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट के लिए इन्होंने सबसे कांटेक्ट किया। आपको याद होगा, साइमन कमीशन का विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये 7 मेंबर्स का एक पैनल था, 7 मेंबर्स की एक टीम थी, और उसमें एक भी इंडियन या एक भी मुस्लिम, एक भी आपका किसी भी समुदाय का, किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा नहीं था, जिसकी वजह से इसका हर पार्टी ने, हर समुदाय ने, हर कम्युनिटी ने इसका विरोध किया। ये हर किसी को अप्रोच करते रहे कि आप अपने बारे में बताइए, अपनी रिपोर्ट दीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, सिख कम्युनिटी को, लेकिन हर किसी ने इनसे पल्ला झाड़ा
और आपको पता है कि लाला लाजपत राय जब जो भी इसका विरोध हो रहा था, उनकी लाठी लगने से मौत हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने फिर भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए, जिसमें अगेन इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को अच्छा स्टेप बताया और इनको बोला कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अच्छा स्टेप है, इसको करते रहिएगा। और इसके बाद उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाइए। उसके बारे में हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जब तक हमारा संविधान नहीं बना था 1947 में आज़ादी मिलने के बाद, जब तक 1935 का जो एक्ट है उसी को हमने गाइडलाइंस माना। और संविधान बनाते वक्त भी मोर देन 50% जो भी इस एक्ट में चीज़ें थी, जो भी इस एक्ट में रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस थे, उनको हमने फॉलो किया। तो जनरली अगर हम बात करें, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जैसे मैंने पहले बताया, सेंट्रल लिस्ट, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिवाइड हुई पावर्स, सेंटर, यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगी, प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस के पास रहेंगी, जिसमें वो अपने खुद के रूल्स बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट, मिक्स लिस्ट ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस, जो जिसमें दोनों अपने रूल्स या डिस्कशन कर सकते हैं। और उनमें 36 आइटम ऐसे थे, 36 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें दोनों अपना अपना कुछ सजेशंस दे सकते थे। उस समय पे हमने पढ़ा कि इन्होंने डायरकी जो हमने पढ़ी थी, सेंटर में दोबारा अडॉप्ट की, लेकिन प्रोविंसेस में अबॉलिश कर दी थी, ख़त्म कर दी गई थी। आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जेपीसी जैसे स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम्स हो गए, सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स हो गए, उनका कमीशन भी इसी एक्ट के थ्रू बना था। यहाँ पे जो मैंने बाइकैमरलिज्म बताया था, उस समय पे जो 6 प्रोविंसेस थी आपकी आउट ऑफ 11, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, विधानसभा विधान परिषद जो मैंने बताया। और उनका नाम है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। उसी समय पे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश हुआ और फेडरल कोर्ट 1937 में भी एस्टेब्लिश हुआ। जो मैंने आपको 1909 में मॉडल इंटर रिफॉर्म्स में बताया था, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स का रिप्रेजेंटेशन का, उसके बाद 6 के लिए अलग कर दिया उन्होंने 1919 में। 1935 के एक्ट में उन्होंने फिर से डिवाइड एंड रूल, जब सारी सिचुएशन ऐसी बिल्कुल उनके विपरीत चल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने कम्युनल सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की, किसकी? डिप्रेस्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, विमेन एंड लेबर क्लास। अगेन वही चीज़ें कि किसी एरिया से अगर कोई विमेन कैंडिडेट नॉमिनेट होनी है, इलेक्ट होनी है, तो सिर्फ विमेन ही उसको वोट कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हर तरह से ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, डिवाइड एंड रूल की, हर तरह से सोचा कि इस देश का बंटाधार किया जाए, इनको डिवाइड करके रखा जाए। बीच में 1929 से और 1935 के बीच में काफ़ी एक्ट्स हुए थे जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं। और उस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो हिस्ट्री के पोर्शन में कवर होती हैं और वो आप हमारे कोर्स में ऑलरेडी उस चीज़ का कवर हो चुका है। आप उस ऐप पे जाके हिस्ट्री का कोर्स, हिस्ट्री के पोर्शन में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसके बाद इन्होंने जो मैंने बताया अबोलिश डायर की प्रोविंसेस में कर दी थी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको प्रोवाइड कर दी थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या थी? जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रोविंसेस थी, उनको ये बोल दिया गया कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें कंटिन्यू करते रहिए, आप अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाइए और उसके बाद कोई भी आपका मन, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मन है वैसे चलाइए। ये 1937 में आई लेकिन डिसकंटिन्यू कर दी गई 1939 में। ये इसलिए कर दी गई क्योंकि सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में मनमुटाव, मतभेद होते रहे। इस समय पे वोटिंग राइट्स मिले सिर्फ 10% लोगों को। ये चीज़ें भी काफ़ी आपके उसमें आती है कि 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स कब मिले? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1935 से और 1947 के बीच का समय काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। काफ़ी उसमें जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ
अगस्त ऑफर आया, क्विट इंडिया मूवमेंट आई 1942 में, 1946 में क्रिप्स मिशन रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सारी चीज़ें आपके इतिहास में है। उसके बाद आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना। 1947 में 15 अगस्त को ब्रिटिश रूल एंड हो गया और हमें इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन डिक्लेयर किया गया। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हम सभी जानते हैं कितने ही वीर योद्धाओं ने, कितने ही लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने अपनी जान दी, कितने ही लोगों ने अपना परिवार खोया, और सबसे बड़ा दुख पार्टीशन, जो आपका इंडिया, पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। सभी को पता है कोई भी इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे थे, जिस तरह की टेंशन्स, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन जिनको अपॉइंट किया गया, और इस समय पे 1946 में, 1947 में वाइस रॉय की अपॉइंटमेंट को ख़त्म करके, टाइटल को ख़त्म करके गवर्नर जनरल को ही अपॉइंट किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन पहले वाइस रॉय थे, उन्हीं को ही डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो कि आज़ाद होने के बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, वो ही बने। और उन्होंने वजह से, और जो क्लेमेंट एटली जो उस समय के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने इस चीज़ को करके हमेशा हमेशा के लिए हिंदू मुस्लिम्स और इन चीज़ों की काफ़ी, आपके अगर बात करें, इनके बीच की दूरियां काफ़ी बढ़ा दी। काफ़ी जो दंगे हुए, इन्होंने इस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो टू डोमिनियंस हैं, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, उन्होंने ऐसी पावर्स दे दी। और कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है उसको वो हटा सकते थे। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड फॉर अ गवर्नर जनरल, जैसा मैंने आपको बताया था अभी। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद इन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी ब्रिटिश एक्ट या लॉ इंडियंस पे अप्लीकेबल नहीं है, और इससे बाद के कोई भी एक्ट इंडिया को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 14 ईयर टू बी एक्सटेंड टू आइदर ऑफ द न्यू डोमिनियंस, जैसे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ और की गई, जो भी अभी तक ऑफिशियल मेंबर्स या जो भी पब्लिक सर्वेंट्स अपॉइंट होते थे, उस सर्विस को भी डिसकंटिन्यू किया गया। जो भी अपॉइंटमेंट थी सिविल सर्विसेज की, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा की जाती थी। जो 15 अगस्त 1947 से पहले इंडियंस अपॉइंट हो रखे थे, उनको ही मौका मिला कि वो अपनी सर्विस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड जो ब्रिटिशर्स थे, जो सिविल सर्वेंट्स, दोज हु वर सर्विंग इन द इंडिया, उस समय पे इंडिया में थे, वो 15 अगस्त 1947 को वापस अपने देश इंग्लैंड चले गए थे। बताया जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी अबॉलिश हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, एंड उसके बाद से इनकी सारी पावर्स को सीज कर लिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और फ्रीडम, इनको भी फ्रीडम मिल गई थी। और उनको जाते जाते ब्रिटिशर्स ये बोल के चले गए, जो भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, कि उनकी मर्ज़ी है कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहें, पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहे, या इंडिपेंडेंट रहना चाहे। जो कि अगेन एक बार फिर से उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन्स रही। आप सभी जानते हैं, इतिहास में हमने पढ़ा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी स्टेट्स को, काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया था। इसी के साथ हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 से 1949, 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, उसके बाद से, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, और उसके क्या क्या फीचर्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, किसको क्या पावर्स मिली, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।